Good morning students, most welcome to Ashwani's English classes. Here you are with me, I am Ashwani, your favorite English teacher. Today we are going to discuss a very basic concept of English grammar depending on the use of subject and verb. Subject and verb का basic concept हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. आज हमारी फर्स्ट क्लास है स्टूडेंट्स. इस फर्स्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में. Let's start our class. This is first sentence before you. First sentence में यहाँ पढ़ता हूँ मैं आपके लिए. On the day of the rally, nothing but the heads of people was or were seen in the Gandhi मैदान. स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है कि ये सेंटेंस आपको यहाँ पर क्या वर्ब डिमांड कर रहा है, वॉच और वर्ब. आपको मालूम है कि वर्ब हम जो यूज करते हैं वो या तो सिंगुलर होती है या फिर प्लूरल होती है. वर्ब टू टाइप्स की होती है, सिंगुलर और प्लूरल. कोई भी वर्ब ऑलवेज प्लूरल होती है और सिंगुलर वो तब होती है जब उसमें एस और ईएस ऐड किया गया होता है. किसी भी वर्ब में एस और ईएस ऐड करने से वो सिंगुलर होती है, अदरवाइज प्लूरल होती है. अगर हम बात करते हैं गो, खेलना, प्ले और रन, ये सभी पूछा जाए कि ये वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कहेंगे सर ये वर्ब प्लूरल है. सिंगुलर कब होंगी? जब हम इनमें एस और ईएस ऐड करेंगे. इट मींस गोस, प्लेस और रन्स. अगर इस तरह से आप लिखते हैं वर्ब की एस ईएस वाली फॉर्म आप यूज करते हैं तो वो सिंगुलर होती है, डायरेक्ट प्लूरल होती है. सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे यूज करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं. ठीक है ना. इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब को हम यूज करते हैं. इस प्लूरल वर्ब को हम बेसिक फॉर्म भी कहते हैं. बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम इसको बोलते हैं. तो खेलने के अंग्रेजी जैसे हमने कहा प्ले, तो वो बेसिक फॉर्म है, प्लूरल है. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का मतलब है एक सब्जेक्ट होगा, एक को बताने वाला होगा, सिंगल को बताने वाला होगा, तो हमें एस और ईएस वाली फॉर्म यूज करनी है. और सब्जेक्ट पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो हमें बेसिक फॉर्म को यूज करना है. गॉट द पॉइंट? तो यहां सेंटेंस आपके सामने है और हमें जो काम करना है, इस पॉइंट पर काम करना है कि हमें यहां पर वॉज को यूज करना है कि वर्ब को यूज करना है. हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा. टाइम देता हूं, एक बार आप देख लीजिएगा सेंटेंस को, अपना ऑप्शन देखिएगा. ऑप्शन ए चुनेंगे कि बी चुनेंगे? वर्ब जो हम यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. सब्जेक्ट देखना है आपको कौन है. यस. तो क्या सोचा आपने? चलो देख लेते हैं. हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर जो हमारा ऑप्शन बी है वही करेक्ट है. क्यों? क्योंकि सर पीपल ना बहुवचन है, लोग एक से ज्यादा हैं. पीपल प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल ही होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब. अच्छा, सिस्टम को जो पैटर्न मैंने आपके लिए लिखा है, इसको आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं. SSPP, ये शॉर्ट हो गया. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. तो यहां हम क्या वर्ब यूज करेंगे, वॉज और वर्ब. उससे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट कौन है. सब्जेक्ट मोस्टली जैसे कि हम हिंदी मीडियम से होते हैं, ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है, हम रट्टाफिकेशन वाले होते हैं. हमें टीचर पढ़ा देते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. अब आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में सेंटेंस में ब्रैकेट में लिखा जाने वाला नहीं है ता है, वहां ता है काम नहीं करेगा. आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा. चलिए, तो लगता है कि शायद पीपल सब्जेक्ट है और वर्ब हमारा होना चाहिए रियल ऑप्शन हमारा. तो मैं आपको बताता हूं कि हम इस सेंटेंस में ऑप्शन ए चुनेंगे कि बी चुनेंगे. क्यों चुनेंगे वो बिल्कुल बेसिक से. स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप बाद में नोट कर लेना, अभी केवल आपको समझना है. केवल रटने की कोशिश नहीं करना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाना है. ओके, कोई रूल मैं आपको बताने वाला नहीं हूं. रूल
जो है ना उलझा देते हैं एग्जाम में, रूल अप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो बेसिक आपको सीखना होगा। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट सेंटेंस यहां से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट वर्ड, एक एक वर्ड का ऑपरेशन यहां हम क्लास में कर देंगे। एक एक वर्ड ऑपरेशन करना मतलब डिटेल में जान लेना, समझने की कोशिश करना। सेंटेंस एक होगा लेकिन सीखेंगे कई सारी चीजें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा और हमने पढ़ा कि सर ये ऑन है। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, जितने भी हम वर्ड यूज करते हैं बोलचाल में, वो कुल मिलाकर 9 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। जो भी हमने वर्ड यूज किए हुए हैं इस सेंटेंस में, उनको हम 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से एक कैटेगरी है आपकी प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन कौन कौन से वर्ड होते हैं उनकी एक लिस्ट मैं आपके लिए लिख देता हूं। जैसे कि ऑन, विथ, बाय, फ्रॉम, अगेंस्ट, एक्सेप्ट, फॉर, ऑफ, एक्सेट्रा। इसकी लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको मिल जाएगी। धीरे धीरे आप देखते रहेंगे, सेंटेंस में पता लगने लगेगा। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर आपको बैठना है, केवल सीखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ने की बात नहीं है, केवल बात सीखने की है। आज की क्लास फर्स्ट क्लास आपकी सीखने के लिए ही है। तो यहां हमने देखा कि ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड है ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि ऑलवेज हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन 100% आता है। प्रीपोजिशन से पहले क्या आएगा उसकी श्योरिटी नहीं है। प्रीपोजिशन से पहले क्या आएगा वो डेफिनेट नहीं है, लेकिन ये बात इंग्लिश ग्रामर में कंफर्म है कि प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आएगा 100%। ऐसा हो सकता है कि नाउन से पहले कोई आर्टिकल आ जाए, यानी कि आपके सेंटेंस का पैटर्न कुछ ऐसा हो सकता है कि नाउन और नाउन से पहले कोई आपका आर्टिकल हो सकता है और फिर प्रीपोजिशन यहां इससे पहले हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि नाउन अकेला नहीं आता, उसके साथ एडजेक्टिव आ जाता है उसकी विशेषता बताने के लिए। एडजेक्टिव शायद आप जानते होंगे। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है कि नाउन कैसा है, उसका रूप, रंग, आकार, प्रकार, क्वालिटी, वो सब कुछ बताता है। तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। ये कुछ बेसिक पैटर्न मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप इनको कॉपी कर लेंगे बाद में, वीडियो को पॉज करके भी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। तो यहां देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़े हैं। प्रीपोजिशन के बारे में कुछ सिंपल सी बातें जानने की हमने कोशिश की है। प्रीपोजिशन के बारे में हमने एक बात जानी है कि प्रीपोजिशन के बाद में बेसिकली नाउन आते हैं। श्योर है, ये बात कंफर्म है। प्रीपोजिशन से पहले क्या आएगा कंफर्म नहीं है, बाद में क्या आएगा नाउन आएगा। ऐसा हो सकता है कि नाउन से पहले कोई आर्टिकल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ सकता है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? वो वर्ड जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, जो बताए नाउन कैसा है, कितना है ना। नाउन के साथ में कैसा है, कितना, अगर आप लगाकर क्वेश्चन ऐड करते हैं, नाउन के साथ में पूछे कैसा या पूछे कितना, तो आंसर में जो भी मिलेगा ना आपको वो एडजेक्टिव होगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ न्यू पेन, आई हैव अ न्यू पेन, तो इसमें नाउन कौन है? नाउन। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, नाउन यहां पर पेन है। कुछ स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं सर हमें तो नाउन पहचानना नहीं आता। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, बेसिक ज्यादा क्लियर नहीं हो, तो अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें तो नाउन पहचानना नहीं आता, नाउन क्या है, कैसे पता लगेगा हमें? तो इसके बारे में भी मैं बता देता हूं आपको कि नाउन वह होता है जिसके बारे में आप बात करते हैं। नाउन वह है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, वो नाउन होता है। जिसके बारे में आप यू कैन टॉक, जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, वो सब नाउन होता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या हम पेन को देख सकते हैं, छू सकते हैं? यस।
और सारे पॉइंट अप्लाई नहीं भी करें तो देखिए, क्या हम पेन के बारे में बात कर सकते हैं? पेन की बात की जा सकती है, तो पेन नाउन है। अब मैंने पूछा पेन कैसा है? कैसा है पेन? न्यू है। तो ये जो न्यू वर्ड है, ये इस पेन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एनी वर्ड दैट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो जो न्यू वर्ड है वो पेन की क्वालिटी बता रहा है, पेन कैसा है। ऐसे वर्ड जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यस, तो ये हमारा एडजेक्टिव आ गया है। पेन कितने हैं उसको बताने के लिए हमने एक वर्ड और यूज किया इससे पहले, ए। तो जो ए है हमारा, ये क्या है? आप में से सभी को मालूम होगा, ए, एन और द आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल के बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। आर्टिकल के बारे में एक बात बस केवल इतना बता देता हूं कि अगर हम कभी भी आर्टिकल यूज करते हैं, अगर हम कभी भी आर्टिकल यूज करते हैं तो उसके बाद में कोई नाउन आता है। ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं लेकिन उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए उससे पहले कोई एडजेक्टिव भी आया हो सकता है। ये कुछ पैटर्न है, आप कॉपी कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा। बस टोटल इंग्लिश ग्रामर में यही चीजें आपके काम आने वाली हैं। इंग्लिश ग्रामर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको देखकर आप डरने लगे, नहीं, कुछ गिनी चुनी सी बातें हैं, बस केवल वो आपको सीख लेनी है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि नाउन से पहले कोई आर्टिकल आते हैं, यानी कि अगर कहीं सेंटेंस में हमें आर्टिकल ए, एन, द दिखाई पड़े तो हम समझ जाएंगे कि उसके बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर मिलेगा। एक ही वर्ड है तो नाउन होगा, और अगर आर्टिकल के बाद में 2 वर्ड्स आपको गिवन हैं तो एक आपको एडजेक्टिव मिलेगा और लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है। नाउन हमेशा आपके राइट हैंड साइड रहना पसंद करता है। नाउन राइट में रहता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो यहां ये पैटर्न भी हमने देख लिया इस सेंटेंस में, आई हैव अ न्यू पेन। यहां पेन आपका नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड आया न्यू, ये एडजेक्टिव हो गया, और इससे पहले आया हुआ है आर्टिकल। ओके, चलिए अब आगे इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। हमने एक चीज मैंने अभी आपको पढ़ा दी है कि प्रेपोजिशन के बाद में कौन आता है? नाउन आता है। अब एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन आता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। देखिए इस तरह से कि हमने लिखा हुआ है, कहीं पर कोई प्रेपोजिशन यूज किया है और उसके बाद कोई अगर हमने नाउन यूज किया हुआ है तो हम कहेंगे ये जो नाउन है, या कई बार प्रोनाउन भी होता है। नाउन या प्रोनाउन जो हम यूज करते हैं आफ्टर प्रेपोजिशन, वो इस प्रेपोजिशन का, मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। गॉट द पॉइंट? प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी है। जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद आएगा तो वो उस प्रेपोजिशन के प्रेशर में दब जाएगा, इसके अंडर में आ जाएगा, प्रेपोजिशन के दबाव में आ जाएगा। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड प्रेपोजिशन के दबाव में आ जाता है। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन के दबाव में आ गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट ना जनरली किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता है, ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं हो सकता है। ठीक है ना? बस एक ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर हम कभी यूज करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी प्रेपोजिशन के बाद में, तो ये जो हमारा नाउन प्रोनाउन है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होने के कारण किसी वर्ब का सब्जेक्ट ये नहीं हो सकता है। ओके, ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। गॉट द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द डे, डे क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, यस और नो? बस केवल ये बताइए यस और नो। डे नाउन है, यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि हम डे के बारे में बात कर सकते हैं, काउंटिंग भी कर सकते हैं उनकी, तो देख भी सकते हैं लिखा हुआ संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो डे क्योंकि हमारा नाउन है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। सपोज करो हमें यह पता नहीं लगा कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो एक हिंट और भी है। क्या? आर्टिकल ए और एन या द में से कुछ आपको दिया हुआ है। आर्टिकल यहां पर आया है ना, आर्टिकल द हमने यूज किया हुआ है। आर्टिकल का आना क्या बताता है? आर्टिकल का आना आपके लिए संकेत है कि उसके बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा। आर्टिकल का आना संकेत है कि उसके बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा। अच्छा अब ये बताइए कि क्या ये
ये हमारी इन वर्ब के लिए सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है कि नहीं? नाउन डे वर्ब वॉज और वर के लिए सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है कि नहीं? वेरी गुड, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, नहीं कर सकता है। वेरी गुड, एप्रिशिएटिंग सोचा है बिल्कुल आपने। क्यों नहीं कर सकता है ये और बता दीजिएगा। ये सब्जेक्ट का फंक्शन क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ये यहां इस प्रेपोजिशन के अंडर में आ गया है। ऑन हमारा प्रेपोजिशन है ना, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है इस प्रेपोजिशन का, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं हो सकता, अभी हमने पढ़ा है। तो इस लॉजिक के कारण, लॉजिक कह रहा हूं मैं, इस लॉजिक के कारण, लॉजिक इसलिए बोल रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर को ना कभी भी हम रूल के आधार पर रट नहीं सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर को सीखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग आप सीखते हैं। आप इसको हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह रट नहीं सकते हैं, नोट्स नहीं बनाए जा सकते, नोट्स कुछ नहीं होगा। लॉजिक के आधार पर इसको प्रूव करना होता है कि ऐसा क्यों है। जब तक आपको व्हाई एंड हाउ मालूम नहीं होगा, इंग्लिश पढ़ते हुए अगर आपको व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम है तो आप अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। अगर आप व्हाई और हाउ के आंसर आपको मालूम है तो आप अच्छे से लर्न कर रहे हैं। तो यहां पर नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, इंटरजेक्शन आएगा, कंजंक्शन आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए। ये टू वर्ड्स ना किसी भी स्टूडेंट के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्योंकि यही सीखने में आपकी हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है, और ऑब्जेक्ट कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसको हमने क्रॉस किया, ये हमारे वॉज और वर्ब के लिए सब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकता है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम कहानी को आगे बढ़ाएं, एक बात आपको और बता देता हूं। ये ऑफ कहना, ऑफ क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। जनरली अगर आपको प्रीपोजिशन मिलती हो तो प्रीपोजिशन का मतलब है कि ये ना सेंटेंस बटा हुआ है, सेंटेंस बटा हुआ है, पार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में अभी नहीं आए, नहीं भी आए तो पता तो लग ही जाएगा। बस प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है आप सोचकर बताइए मुझे। व्हाई डू वी यूज प्रीपोजिशंस इन अ सेंटेंस? प्रीपोजिशन का रोल क्या होता है सेंटेंस में? गॉट द आंसर? आंसर मिला? प्रीपोजिशन का रोल होता है सेंटेंस को डेवलप करना, सेंटेंस को बड़ा बनाना। देखिए मैं जो बातें आपको बताऊंगा वो जरूरी नहीं है किसी बुक में लिखी हुई हो या वो गूगल पर आपको मिल जाए, लेकिन हाँ इतनी बात है कि जो भी पढ़ाऊंगा वो अप्लाई होगा, वो आपके किसी भी सेंटेंस पर अप्लाई होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। गूगल और बुक मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अपने प्यारे स्टूडेंट्स को, जो हमेशा से जिनकी पीड़ा ये रही है कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आती है। और मेरा प्रॉमिस आपसे यही है कि आप इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा अगर आप मेरी क्लासेस को रेगुलर देखते रहेंगे। ओके, तो मैंने क्या बताया प्रीपोजिशन के बारे में? प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या होता है, यहां लिख देता हूं, प्रीपोजिशन डेवलप अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस को डेवलप करने का फंक्शन करता है। डेवलप करना मतलब बड़ा करना, किसी सेंटेंस को बड़ा करने का फंक्शन करता है। अब आप कहेंगे सर सेंटेंस बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार आप प्रीपोजिशन कैसे किसी सेंटेंस को बड़ा करता है आप हमें बता दीजिएगा। एक सेंटेंस देख लेते हैं बेटा, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि कोई प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस को बड़ा कैसे करता है, डेवलप कैसे करता है। चलिए मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, सेंटेंस है आई सॉ अ बुक। मैंने एक बुक को देखा। सेंटेंस क्लियर हो गया? मीनिंग क्या है इसका? आई सॉ अ बुक, मैंने एक बुक देखी। ठीक है ना? अगर मुझे इस सेंटेंस के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो, सेंटेंस को और बड़ा करना हो, तो मुझे कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा इस आइडिया को डेवलप करने के लिए। आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल। सेंटेंस बड़ा हो गया ना हमारा, आइडियाज कनेक्ट हो गए हैं। आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल, मैंने बुक को देखा टेबल पर। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमने डाली है ना इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को जो बड़ा किया है, किसकी हेल्प से किया है? ऑन की हेल्प से। ऑन हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। और डेवलप कर लेते हैं, आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल इन द मॉर्निंग।
सुबह के समय देखी थी। इन द मॉर्निंग सेंटेंस और बड़ा होगा, सुबह के समय मैंने बुक देखी थी टेबल पर। तो यहां हमने इस सेंटेंस को और डेवलप किया है, किसकी हेल्प लेकर? इनकी हेल्प लेकर। तो ये इन हमारा क्या है? ये भी हमारा प्रेपोजिशन है। तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये, बुक में क्या लिखा हुआ इस बात को छोड़ देंगे, प्रेपोजिशन के बारे में आपने आज क्या बात सीखी है? यस, ठीक बताया आपने मुझे। आपने प्रेपोजिशन के बारे में जान लिया कि सर प्रेपोजिशन जो होता है उसके बाद में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। एक तो ये बात हमें पता लग गई। दूसरी बात हमें ये मालूम हो गई है कि प्रेपोजिशन को हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को डेवलप करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बड़ा बनाने के लिए। ओके, प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। यस, ऑब्जेक्ट होता है और वो कभी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अब बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं सेंटेंस को। यहां मैंने आपको बताया कि ऑन द डे ऑफ, यहां प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन का मतलब है हमने आइडियाज को और बढ़ाया हुआ है, यानी कि ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। जैसे कि यहां आई सा अ बुक एक पार्ट था और ऑन द टेबल ये एक अलग पार्ट था, और कब देखा था? इन द मॉर्निंग ये एक अलग पार्ट था। तो प्रेपोजिशन का जो ग्रुप होता है ना, प्रेपोजिशन के साथ आने वाले एक दो वर्ड जो होते हैं वो एक अलग ही अपनी कैटेगरी, अलग ही अपना एक पार्ट बना लेते हैं। तो किसी भी लेंथी सेंटेंस को देखकर आपको डरना नहीं है कि ये सेंटेंस तो 3 लाइन में आया हुआ है, हम कैसे समझेंगे? डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने जैसे हमारे ऊपर शासन किया था ऐसे हम इंग्लिश को सीखेंगे, ठीक है ना? तो यहां प्रेपोजिशन सेंटेंस को डेवलप कर रहा है, अलग पार्ट बना रहा है। तो इसका पार्ट कौन सा होगा? ऑन द डे ऑफ द रैली। और यहां आप क्या देख रहे हैं? कोमा आपको दिखाई पड़ा है। देखिए, एक होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब है पूर्ण रूप से हम रुक गए हैं, पूर्ण विराम। कोमा का मतलब होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि शॉर्ट पॉज, थोड़े समय के लिए ठहराव, ठीक है? तो कोमा आपको यह बताता है कि कोमा के इधर की जो बात है वो अलग है और इधर की जो बात है वो अलग है। कोमा एक तरह से एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है, आपको रुक जाना होता है यहां थोड़े समय के लिए। तो यहां अब हम देख रहे हैं ऑफ द रैली, इसके बारे में सोचे। ऑफ क्या है आपको मालूम हो गया? प्रेपोजिशन है। रैली क्या है? क्या मैं बताऊं कि आपके माइंड में आ गया है? रैली क्या है? नाउन है। यस और नो? यस और नो? यस, रैली आपका नाउन है। कैसे मालूम हुआ? सर आप ही ने तो बताया था प्रेपोजिशन के बाद में नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन आता है तो नाउन है। और कैसे मालूम हुआ? सर यहां पर हमें आर्टिकल भी दिखाई पड़ गया है और हमें एक बात अच्छे से मालूम हो गई है कि आर्टिकल के बाद में अगर कोई एक वर्ड है तो वो नाउन ही होगा। स्टूडेंट्स, रिपीट करता रहूंगा जो बातें पहले बताई हैं, बार बार रिपीट करता रहूंगा। रिपीट करने से एक्सपर्टाइजेशन आएगा। आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में जब आप स्कूल गए थे तो आपने ABCD 1 2 3 और टेबल्स पता नहीं कितना टाइम आपने कॉपी की थी। टीचर हमेशा वही लिखाते थे 1 to 10 1 to 50 1 to 100। तो स्टूडेंट्स खैर चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। ऑन द डे ऑफ द रैली, और यहां कोमा हमने लगाया यानी कि बात रुक गई है थोड़े समय के लिए। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो हमारा नाउन रैली है, क्या ये हमारी वर्ब वाज और वर्ब के लिए सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है कि नहीं? यस और नो? ठीक जवाब दिया आपने, नहीं कर सकता है। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर ये प्रेपोजिशन आ गई ना, इस प्रेपोजिशन ने इस नाउन को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है। ये नाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है। अब ऑब्जेक्ट हो गया तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये भी आपका सब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकता, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। यहां कोमा था, अब कोमा के बाद नई स्टोरी शुरू करेंगे। कोमा के बाद एक नई कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है ना? नया आइडिया कुछ और इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे। नथिंग बट द हेड्स ऑफ पीपल, नथिंग बट द हेड्स ऑफ पीपल वॉच ओवर। स्टूडेंट्स, यहां मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो नथिंग है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव? सोचना होगा। नथिंग कुछ भी नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ऐसा बोल देते ना, ही गेव मी नथिंग। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो दिया क्या? ये चीज। क्या दिया? ये चीज। ये नाउन है।
यस और नो? पेन के बारे में बात कर सकते हैं। कोई चीज है, जो चीज है वो नाउन होता है। आपने पढ़ा भी होगा पर्सन, प्लेस और थिंग नाउन होता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान नाउन होता है। तो थिंग नाउन है, ये पेन नाउन है। अब मैं इसी बात को कह रहा हूं कि ही गेव मी समथिंग, उसने मुझे कुछ दिया। तो जो समथिंग है ये भी नाउन है, यस और नो? यस, उसने मुझे दिया क्या? कुछ। ये जो कुछ है वो भी नाउन है। अब नेगेटिव में कहना हो तो मैं कह सकता हूं ही गेव मी नथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो नथिंग भी आपका क्या हुआ? नाउन। क्या दिया? कुछ भी नहीं। तो जो भी चीज है वो सब नाउन है, वो पॉजिटिव सेंस में हो या नेगेटिव में हो तो है तो नाउन ही ना। तो चलिए हमें मालूम हो गया कि जो नथिंग है ये हमारा नाउन है। इसको हम लिख देते हैं आपकी हेल्प के लिए। ये नथिंग हमारा नाउन है। थिंग सभी नाउन होते हैं। व्यक्ति, वस्तु, चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं, नाउन है। यस और नो? अच्छा एक बात और बताइए, ये जो नथिंग हमारा है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? यस, सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि सर नाउन अगर प्लूरल हो तो एस ऐड करना पड़ता है। कैसे? जैसे सर हम कहते हैं ना बॉय, बॉय मींस लड़का, ये सिंगुलर है। हमने कहा बॉयज, बॉयज मींस लड़के, ये प्लूरल है। हमने कहा सर बुक, बुक मींस एक किताब, और बुक्स कई सारी किताबें, ये प्लूरल हो जाता है। तो नाउन प्लूरल तब होता है जब उसमें एस जोड़ा गया हो। इसमें तो एस नहीं है, तो ये नाउन कैसा हुआ? सिंगुलर हुआ। चलिए यहां तक की बात हो गई। आगे अब बात आती है बट द हेड्स ऑफ पीपल। अब यहां बात आती है कि ये जो हेड्स है, ये जो हेड्स है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है ना? वेरी गुड, यही सोच रहे थे ना आप कि ये तो नाउन है। यस, हेड्स मींस सिर, और सिरों को हम देख सकते हैं, लोगों के सिरों को देख सकते हैं तो नाउन है। सिरों की बात की जा सकती है तो नाउन है। वैसे भी इससे पहले हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? आर्टिकल दिखाई पड़ रहा है। तो आर्टिकल है तो ये हमारा नाउन ही है। चलिए अब बात आती है कि क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है? हाँ सर, लगता तो है कि सब्जेक्ट यही होगा। तो हेड्स के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? सर वर आना चाहिए। चलो देखेंगे इस पॉइंट को भी। अच्छा ये क्या है? ऑफ क्या है? ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है। और पीपल, ऑफ के बाद क्या आता है? ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में अगर केवल एक ही वर्ड आए, अगर प्रेपोजिशन के बाद में एक ही वर्ड आता है तो वो क्या होता है? नाउन होता है। यस, तो ये जो पीपल है ये हमारा नाउन है। और आगे की बात आपको पता लग गई मैं क्या बोलने वाला हूं। यस, मैं बताने वाला हूं कि प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन इस प्रेपोजिशन का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो क्योंकि ये नाउन हमारा ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, इसलिए ये इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकता। ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने के कारण इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट कौन होगा? हेड्स होना चाहिए। हेड्स के अकॉर्डिंग आएगा वर्ब। लेकिन नहीं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी एक बात आपको और सीखनी है, और वो क्या? मैं आपको इस बट के बारे में बता रहा हूं। एग्जाम में सेंटेंस जितना इजी दिखता है उतना होता नहीं है। कई बार स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि यार ये तो वही क्वेश्चन है जो गुरुजी ने पढ़ाया था। एग्जामिनर को भी पता है कि गुरुजी कौन से क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और वो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रखते हैं कि स्टूडेंट फंस जाए, रटा हुआ आंसर लगा दे। गुरुजी ने कहा था कि इसका आंसर तो ये आएगा, ऑप्शन बी या सी में से एक लगा देना। रट्टेबाजी, तुक्केबाजी नहीं चलती है। सीखना चलेगा, जो सीखेगा वो सक्सेसफुल होगा। तो यहां एक पॉइंट अब मुझे आपको बताना है, नोट कर लेना आप इनको बाद में। अभी मैं आपको बता रहा हूं बट का रोल क्या है यहां पर। आप मुझे बताइए बट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सोच समझकर आंसर देना। यस, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर बट तो कंजंक्शन है, बट जोड़ने का काम करता है, एंड और बट जोड़ने का काम करते हैं, कंजंक्शन है। भाई जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि बट एक कंजंक्शन है वो अपनी तरफ से बेस्ट आंसर दे रहे हैं। रियली उनका आंसर उनके अकॉर्डिंग करेक्ट है। मैं भी कुछ सपोर्ट देता हूं आपके आंसर को, लेकिन यहां पर समझने वाली बात कुछ और है। देखिए बट केवल कंजंक्शन नहीं है। एक्चुअली कोई भी वर्ड क्या है? कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन है, कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है, उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल नॉलेज होना मस्ट है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए अलग से एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन एवरी एग्जाम में आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे यूज करना है, 1 2 3 क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं जो आप करते हैं ना क्रोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वहां पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कई बार तो एंटोनिम सिनोनिम फाइंड आउट करने में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं। कैसे करते हैं आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो बट के बारे में बता रहा हूं, बट हमारा 2 पार्ट्स प्ले करता है। बट हमारा कंजंक्शन हो सकता है और बट हमारा प्रीपोजिशन भी हो सकता है। कंजंक्शन हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि सर बट को हम कंजंक्शन कब कहेंगे और प्रीपोजिशन कब कहेंगे। अगर बट का मीनिंग आ रहा है लेकिन किंतु परंतु, अगर बट का मीनिंग आ रहा है लेकिन किंतु परंतु, तो वो आपका कंजंक्शन होगा। लेकिन अगर इसका हिंदी आता है, इसकी सेंस यहां पर आ रही है के सिवाय, के सिवाय यानी कि एक्सेप्ट। अगर इसका सेंस आता है एक्सेप्ट का, के सिवाय के अर्थ में हमने बट को यूज किया है, तो हम इसको प्रीपोजिशन कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन किंतु परंतु अगर सेंस आती है तो कंजंक्शन है, अदरवाइज प्रीपोजिशन है। यहां यूज करके देखिएगा। इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। एक बात और, जब भी हम कोई लेंथी सेंटेंस हो और उसका थोड़ा मीनिंग निकालना चाहें तो हम सेंटेंस को बैक से स्टार्ट करते हैं, पीछे से एंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है यहां पर, इन द गांधी मैदान, गांधी मैदान में, इन मींस में, गांधी मैदान में, वॉज और वर सीन, देखे गए। देखे गए का मीनिंग पैसिव वॉइस है, बाद में समझाऊंगा कैसे निकाला मीनिंग मैंने इसका। देखे गए कौन, पीपल ऑफ हेड्स, लोगों के सिर, लोगों के सिर, किंतु कुछ भी नहीं, रैली वाले दिन, लोगों के सिर किंतु कुछ भी नहीं, या लोगों के सिरों के सिवाय कुछ भी नहीं। आप इसका थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर इस सेंटेंस को आपके सामने लिख रहा है और उसका सेंस क्या बना रहा है। रैली वाले दिन गांधी मैदान में लोगों के सिर किंतु कुछ भी नहीं देखे गए, या लोगों के सिरों के सिवाय कुछ भी नहीं देखा गया। लोगों के सिरों के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था, यह कहा जा रहा है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं बट को के सिवाय के सेंस में, और बट अगर के सिवाय के सेंस में है तो हम कहेंगे कि सर ये एक प्रीपोजिशन है। और बट अगर प्रीपोजिशन हो गया तो ये जो नाउन हमारा सब्जेक्ट होने की जिसकी संभावनाएं थी, जो लग रहा था कि यही सब्जेक्ट होगा, अब ये भी इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है।